गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन पढ़ते हैं नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के अंदर जो प्रोसेस है जिसको कहते हैं इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन या डोमिनेंट सेपरेशन। इसका जो रेशियो है वो 13:3 आता है। सर्टेन जीन्स हैव एबिलिटी टू सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन एट ए सेकंड लोकस। मतलब कुछ ऐसे जीन जिनके अंदर क्षमता पाई जाती है वो दूसरे जीन को सप्रेस कर देते हैं, उसके प्रभाव को, जो कि दूसरी लोकाई पर उपस्थित होता है। When dominant allele of one लोकाई, जब एक प्रभावी एलील किसी जीन का लोकाई लोकस जीन लोकस बी इन ए होमोजाइगस बी एंड हेटेरोजाइगस बी कंडीशन प्रोड्यूस द सेम फेनोटाइप। तो एक ही लोकाई पर ये इस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो एक ही फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन दर्शाता है ना, एक ही प्रकार। The F2 generation F2 ratio becomes 13:3 आता है, जो कि सामान्य जो डायब्राइट मोनो क्या कहते हैं डायब्राइट जो रेशियो है जेनेटिक मेंडेलियन जो रेशियो है डायब्राइट का वो 9:3:1 होता है। उसकी जगह पर 13:3 का रेशियो देखने को मिलता है। वाइल होमोजाइगस रिसेसिव बी कंडीशन प्रोड्यूस डिफरेंट फेनोटाइप। तो इसमें क्या है कि ये जब होमोजाइगस इस कंडीशन में होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है डोमिनेंट, तो ये एक ही प्रकार का फेनोटाइप प्रोड्यूस करता है। जबकि रिसेसिव कंडीशन में हो गया इस कंडीशन में, तो ये फेनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, सो नॉन इनहिबिटरी जीन करेक्शन। तो होमोजाइगस इस कंडीशन में होगा तो इनहिबिट्स फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, सो नॉन एज इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन अपना इनहिबिट करता है किसी क्या कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन इनहिबिट्स फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, कि किसी और के फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता है। तो नया ही जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन या नया ही प्रभाव दिखाई देता है। इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन डोमिनेंट सप्रेशन जिसका रेशियो 13। एग्जाम्पल के रूप में मेलवेडिन प्रोडक्शन इन परिमूला जो प्लांट है उसके अंदर जो मेलवेडिन का प्रोडक्शन होता है उसको अपन आगे वाली स्लाइड में अपन इसको समझने की कोशिश करने के। सर्टेन जीन्स हैव द एबिलिटी टू सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन एट ए सेकंड लोकाई। तो जो सेकंड दूसरी लोकस के ऊपर जो जीन मौजूद है उसको दूसरे जीन उसको प्रभावित कर रहे हैं। जैसे एक जीन मान लो इस मेलवेडिन प्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी है, तो दूसरा जीन उसको क्या कर रहा है, दूसरे क्रोमोसोम पे मौजूद है वो इसके प्रोडक्शन को बंद कर रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल मेलवेडिन इन द प्लांट परमिला इज एन एग्जाम्पल बोथ द सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंट्रोल्ड बाय के जीन। तो यहाँ कहें कि अपन ये जो के जीन है या इसको कहें कि ये के और के है, तो ये कैपिटल के स्मॉल के कहें और यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन में है और यहाँ पर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो क्या है मेलवेडिन का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन दूसरे क्रोमोसोम से पे मौजूद कोई जीन है वो इसको क्या कर रहा है, जैसे द सप्रेशन एंड सिंथेसिस एंड द सप्रेशन ऑफ ए सिंथेसिस एट द के जीन इज कंट्रोल्ड बाय डी। तो इसकी सिंथेसिस को इसके सप्रेशन को दूसरे जीन किसी से कंट्रोल किया जा रहा है, डी जीन आर द डोमिनेंट ट्रेट्स जो कि, और ये इसको मेलवेडिन प्रोडक्शन करना है, अकेला होगा तो मेलवेडिन का प्रोडक्शन करेगा, ये अकेला नहीं है, इसको मेलवेडिन बनाना है तो डी क्या करता है आर सप्रेस द सिंथेसिस और ये इसको रोक देता है। तो ये रिकॉर्ड के लिए दूसरा जीन इसके अंदर आ जाता है जो मेलवेडिन की सिंथेसिस नहीं करना चाहता। द F1 plants with a genotype KD will produce a melvedin because of the presence of dominant D will not produce। तो यहाँ पर क्या है, ये जीन आ गया, ये जीन उपस्थित हो गया, ये इस कंडीशन में होगा, इसमें दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे या हेटेरोजाइगस में होंगे, तो और डी यहाँ पर होमोजाइगस में हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा या होमोजाइगस में होगा कैपिटल डी, तो ये इसके मेलवेडिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, विल नॉट प्रोड्यूस मेलवेडिन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट डी एलील। ठीक है ना, तो ये होमोजाइगस में है चाहे ये रिसेसिव में है, तो ये अकेले हैं तो ये मेलवेडिन का प्रोडक्शन करेंगे। इसके साथ यदि डी डी होमोजाइगस या डी डी हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई तो मेलवेडिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो व्हाट विल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द F2 फेनोटाइप आफ्टर द F1 वाज क्रॉस्ड। तो यहाँ देखें तो जैसे अभी यहाँ ये दोनों है साथ में तो नो मेलवेडिन प्रोडक्ट्स,
यहाँ पर अकेला है तो मेलोडिन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये है स्मॉल तो नो मेलोडिन, क्योंकि ये के है ही नहीं, के मेलोडिन प्रोडक्शन करता है जब ये डोमिनेट होता है तो मेलोडिन होता है। तो यहाँ है ये तो वैसे प्रोडक्शन करना ही नहीं देता, जबकि यहाँ मेलोडिन प्रोडक्शन करने वाला खुद ही नहीं है, तो नो मेलोडिन होगा। यहाँ पर भी नहीं होना, तो यहाँ पर मेलोडिन नहीं होगा, यहाँ पर मेलोडिन नहीं होगा, यहाँ पर मेलोडिन नहीं होगा, यहाँ पर मेलोडिन प्रोडक्शन होगा, क्योंकि के डोमिनेट अकेला ही है, जबकि डी डोमिनेट के रूप में नहीं है। और के रिसेसिव और डी डोमिनेट है तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि के जो मेलोडिन का प्रोडक्शन करने वाला था जो जीन, वो खुद ही नहीं रिसेसिव कंडीशन। तो द रेशियो फ्रॉम द अबव टेबल इज 13 इज नो मेलोडिन, यानी कि 1 और 4, 4 और 9 कितने हो गए 13। तो 13 कुल ऐसे हो गए जिनके अंदर मेलोडिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और जो 3 ऐसे हो गए जिनमें मेलोडिन का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसका रेशियो आया 13:3। 3 meloidin production because the action of the dominant D alleles mask the genes of the K locus। तो जो D एलील है दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है और K किसी और क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है, तो K का जो प्रोडक्शन मेलोडिन का, क्योंकि K उतर रही है मेलोडिन के प्रोडक्शन के लिए, तो D इसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, तो K मेलोडिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। Thus the interaction is termed as dominant suppression epistasis। तो इसको dominant suppression epistasis भी कहा जाता है। suppression a genetic factor that prevent the expression of allele at a second loci। Thus the example of epistatic interaction। तो ये epistatic interaction का भी एग्जाम्पल है, जिसे अभी यहाँ अपन के देखें, जो अपन ने पिछली स्लाइड्स में भी देखा, उसको समझने की कोशिश की, यहाँ भी आप समझ लें। तो ये के मेलोडिन का प्रोडक्शन करता है, यदि ये डी नहीं होगा तो, यदि जैसे ही डी आ गया तो ये क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ मेलोडिन सिंथेसिस बंद हो जाएगी, ठीक है। तो 9 वाइट, के ब्लू और वाइट, तो टोटल वाइट कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 9 हो जाएंगे वाइट 13, और जो ब्लू है वो कितने हो जाएंगे 3, ठीक है ना। तो इसका रेशियो आएगा 13:3। अगर आप इसको पुनेट स्क्वायर में डाल के भी देख सकते हैं, जैसे ये ब्लू है वाइट है बोथ, ये ब्लू इसलिए है कि ये, यदि ये ब्लू है ये तब होगा सिर्फ ये है, ये मेलोडिन का प्रोडक्शन हो रहा था एंड इट्स ब्लू। इफ देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ मेलोडिन देन इट्स व्हाइट। तो यहाँ पर डी है तो डी भले ही है, क्योंकि ये के सिंथेसाइज नहीं कर रहा है किसी मेलोडिन को, ठीक है ना, तो ये व्हाइट ही होगा। अब जब यहाँ डी है ही नहीं, ये वो रिसेसिव कंडीशन में है, तो ये मेलोडिन सिंथेसाइज होगा और ये ब्लू होगा, ठीक है ना। अब दोनों होंगे तो भी ये सिंथेसाइज नहीं होगा मेलोडिन, अकेला डी डोमिनेंट होगा तो भी मेलोडिन सिंथेसाइज नहीं होगा, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि वो मेलोडिन सिंथेसाइज नहीं, क्यों, उसके लिए खाली के चाहिए, साथ में होते तो ये इस मेलोडिन सिंथेसिस नहीं होने देता ये डी के द्वारा। इसको सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो ये वाइट 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 और वाइट, ये 13 आपको वाइट मिलेंगे, 1 2 और 3 ब्लू मिलेंगे, जहां पर क्या है कि के सिंगल है हर जगह, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और डी हमेशा उस जगह पर क्या है रिसेसिव में है, तो फिर क्या होगा मेलोडिन का सिंथेसिस होगा और ये इसका कलर ब्लू आएगा। अदरवाइज इसका प्लांट जिसको लिया है प्रिमूला का कलर वाइट नहीं आएगा, मेलोडिन आएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, जब जहाँ दोनों क्या कहते हैं सिंगल के है डोमिनेंट तो मेलोडिन का सिंथेसिस करेगा और ब्लू होगा, दोनों साथ में होंगे तो के का जो मेलोडिन है वो सिंथेसिस नहीं होना रहेगा डोमिनेंट जी, ठीक है ना। अब ये रिसेसिव है इस कंडीशन में तो फिर ये मेलोडिन सिंथेसिस होगा, दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में है तो ये ऑलवेज वो होगा वाइट होगा, क्योंकि ये मेलोडिन सिंथेसिस नहीं कर रहा है और ये तो वाइट ऑलरेडी है, ठीक है। और दूसरी तरफ अपन इसको समझने की कोशिश करें तो मुर्गी है जिसके वाइट लेग हॉर्न और वाइट प्लाईमाउथ रॉक होती है जो, तो वहां पर अपन देखें आई और सी, ठीक है ना, ये दोनों डोमिनेंट साथ में है, ठीक है ना, और ये दोनों डोमिनेंट नहीं है, तो ये वाइट लेग हॉर्न होगा, ये वाइट प्लाईमाउथ रॉक है, तो ये जहां पर दोनों साथ में है, ठीक है ना, तो वहां आप देखें वो सारे वाइट होंगे, वाइट 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 वाइट, ठीक है ना, वाइट वाइट, तो देयर आर 13 वाइट। तो यहाँ पर क्या है,
अपन यूं कहेंगे भाई ये आई और ये सी है, ठीक है ना। तो ये सी को कहें यहाँ पर, जैसे सी, सी किसके लिए है, सी कलर्ड के लिए, सी कलर्ड के लिए। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे कि मेलवेडिन के लिए है, यानी कि ये ब्लू कलर की उत्तरदायी है। तो यहाँ सी अपन कहेंगे सी कलर के लिए है, लेकिन आई क्या करता है, इसको कलर प्रोड्यूस नहीं करने देता सी को, ठीक है ना, इसको दबा देता है। तो ये क्या है, कलर इन हो जाता है। तो जहां पर सिंगल आई होगा तो वो कलर इन होना ही है। जैसे अभी यहाँ अपन देखें जहां पर अपन इसके अंदर देखिए, ये देखिए, ये सिंगल आई है, ये कलर इन होना ही है। और दोनों है साथ में, तो ये सीधा हो गया कि भाई ये सी को अपना एक्सप्रेशन प्रभाव नहीं दर्शाने दे रहा, जिससे कि ये कलर प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। और दोनों साथ में होंगे तो ये व्हाइट प्रोड्यूस करेंगे ही, और सी अकेला होगा और उसके साथ ये आई है वो रिसेसिव कंडीशन में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो वो कलर्ड होगा। जैसे अभी यहाँ जैसे कलर्ड में देखें, ये आई है, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है कलर में। यहाँ भी देख लें आई है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। यहाँ भी देखेगा आप, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। तो ये सी होमोजाइगस है या ये सी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो ये क्या होगा, ये कलर्ड वन होंगे। तो यहाँ पर ये 13 कलर्ड आएंगे, तीन तीन कलर्ड आएंगे और 13 कलरलेस आएंगे, यानी कि व्हाइट कलर के होंगे। तो हेयर सी कलर फैक्टर फॉर ए पिगमेंट्स, तो सी यहाँ कैसे लिखे, कलर के लिए, और सी इज रिसेसिव और वो आई उस तरफ रिसेसिव, और आई यहाँ पर जो डोमिनेट है वो इनहिबिटरी है, वो सी को इनहिबिट कर देता है, सी को एक्सप्रेस नहीं होने देता आई, कैपिटल जो आई है रेस्पो से लेकर। तो हियर द कलरलेस फॉर्म्स आर प्रोड्यूस व्हेन, कलरलेस फॉर्म कब प्रोड्यूस होगी, बोथ सी एंड इनहिबिटिंग फॉर्म आई इज प्रेजेंट इन देयर डोमिनेंट फॉर्म, ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होंगे, यानी कि आई इस फॉर्म में हो सी के साथ में, या फिर आई स्मॉल फॉर्म में हो सी के साथ में, ठीक है ना। तो दोनों डोमिनेंट कंडीशन में हो गए, तो भले ये हेट्रोजाइगस हो, होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, दोनों, तो ये कलर क्या आएगा, व्हाइट आएगा। या फिर अपन कहें कि उधर जो सी है वो ऑलवेज रिसेसिव हो होमोजाइगस कंडीशन में, और आई डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, तो व्हाइट आएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जहां पर आई सी, जहां पर कहाँ है रिसेसिव सी, जैसे ये है, यहाँ पर आई डोमिनेंट है और सी रिसेसिव, तो ये व्हाइट आएगा, क्योंकि सी कलर के लिए है ही नहीं उत्तरदायी, और आई तो वैसे ही व्हाइट करेगा ही, है ना। और दोनों रिसेसिव है तो भी व्हाइट आएगा। बोथ कलर एंड इनहिबिटिंग फैक्टर आर एब्सेंट एज देयर डोमिनेंट एलील व्हेन जेनेटिक कंस्टिट्यूट टू बी सी एंड सी आई, ये तो ये भी व्हाइट होगा, ठीक है ना, दोनों ही नहीं है तो भी व्हाइट होगा। ओनली डोमिनेंट जीन ऑफ कलर इज एब्सेंट, द इनहिबिटिंग फैक्टर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, द एलील सी सी आई आई और सी सी आई आई, तो भी व्हाइट होगा। तो ये कलरलेस के लिए उत्तरदायी है, ये इस कंडीशन में होगी तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है ना। और ये दोनों साथ में होंगे ये, तो ये कलर्ड होना ही है, चाहे वो डोमिनेंट कंडीशन में हो, चाहे डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे डोमिनेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन, जिसका रेशियो आता है 15:1, व्हेन द डोमिनेंट एलील्स ऑफ ए बोथ जीन लोकाई प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, दोनों मिलकर एक ही कम्युनिकेटिव इफेक्ट दर्शाते हैं। Because either gene can provide the wild phenotype, this interaction is called a duplicate gene interaction, ठीक है ना, दोनों मिलकर एक ही प्रकार का प्रभाव दर्शाते हैं। इन दैट केस द रेशियो बिकम्स 15:1 इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1, तो इसका रेशियो जो है 15:1 आता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर कलर इन बीन, ठीक है ना, बीन के अंदर जो इसका फूलों का जो रंग है, ठीक है ना, वो तो जीन ए और जीन बी, जो एंजाइम्स बी और ए को प्रोड्यूस करते हैं, वो दोनों ही मिलके एंथोसायनिन के लिए उत्तरदायी होते हैं, तभी वो कलर आता है। अकेला होगा कलर नहीं आएगा, दोनों साथ में होगा तो कलर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों मिलकर, जैसे अभी यहाँ देखें आप, ये पर्पल है, पर्पल दोनों है तो पर्पल है, ठीक है ना। तो ये दोनों है तो पर्पल प्रोड्यूस होगा, एंथोसायनिन होगा तो पर्पल को प्रोड्यूस करेगा। प्रिकॉशर आई, प्रिकॉशर पी, तो यहाँ पर दोनों होंगे तो वो
पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज वो नो पिगमेंट होगा एंथोसियानिन, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ बोथ सोर्स कलरनेस, अदरवाइज दिस एरिया भी आप देखें यहाँ पर दोनों की उपस्थिति, जैसे नाइन KD और 3 पर्पल, ये भी पर्पल, और जबकि ठीक है ना। तो सो द रेशियो इज मॉडिफाइड फ्रॉम 15:2। तो यहाँ आप यूं समझें कि भाई जैसे ये दोनों एंजाइम क्या कहते हैं, एंजाइम्स हैं, जो यदि ये होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है ना, दोनों में से कोई, या तो दोनों या कोई एक होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो दोनों कलर के लिए उत्तरदायी होंगे। जैसे आप यहाँ देखते हैं कि ये डोमिनेंट है, ये दोनों डोमिनेंट है, यहाँ पर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, ठीक है ना, यहाँ पर एक रिसेसिव है दूसरा डोमिनेंट है, तो ये सारे क्या है कि एंथोसियानिन के लिए उत्तरदायी होंगे। मतलब परकशर है, ठीक है ना, ये अकेला है तो भी एंथोसियानिन प्रोड्यूस होगा, ये अकेला है तो भी एंथोसियानिन प्रोड्यूस होगा, ये दोनों होंगे तो भी एंथोसियानिन प्रोड्यूस होगा, यदि ये डोमिनेंट कंडीशन में है, ठीक है ना। यहाँ से आप समझ लें कि जीन ए एंजाइम से को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये आप यूं कहें डोमिनेंट कंडीशन में अकेला है या दोनों है तो भी ये कलर प्रोड्यूस होगा। जैसे आप यहाँ देखें तो यहाँ पर पी और पी ये दोनों डोमिनेंट है, तो ये एंथोसियानिन प्रोड्यूस करेंगे ही, अकेला होगा तो भी एंथोसियानिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। यदि चाहे वो फर्स्ट वन जीन हो या सेकंड वन जीन हो, दोनों में से दोनों डोमिनेंट हो तो भी पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा, दोनों में से एक कोई डोमिनेंट हो तो भी पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक आपको व्हाइट मिलेगा, बाकी सारे पर्पल मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आता है, ठीक है ना, ये यहाँ पर कट गया है ये, तो ये सारे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ये सारे पर्पल मिलेंगे। और ये यहाँ पर जो जिसके अंदर यहाँ पर पी होगा और आर स्मॉल होगा, तो यहाँ पर जो ये मिलेगा पी स्मॉल आर स्मॉल, ये क्या होगा, ये वाइट होगा। तो यहाँ स्थिति होगी दोनों साथ में मिलके भी कलर के लिए उत्तरदायी है, लेकिन अकेले होते हुए भी कलर के लिए उत्तरदायी है। जैसे अभी ये यहाँ पर आप देखें ना, ये जो लिया गया है ये वाइट इसलिए है कि ये दोनों रिसेसिव है। अब ये दोनों साथ में है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यहाँ दोनों होमोजाइगस कंडीशन में साथ में है, तो होमोजाइगस कंडीशन में भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी दोनों पर्पल ही प्रोड्यूस करेंगे। और अकेला होगा पी और स्मॉल और होगा तो भी ये पर्पल प्रोड्यूस करेगा। यहाँ स्मॉल पी इंटू कैपिटल आर होगा तो भी ये ऐसे ही प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। ये होमोजाइगस कंडीशन हो, ये होमोजाइगस कंडीशन हो, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो तो भी ये पर्पल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो दोनों का होना या दोनों में से किसी एक का होना इस रिजल्ट के लिए, पर्पल कलर के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। और दोनों ही जब रिसेसिव कंडीशन में होते हैं, दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होंगे तभी ही व्हाइट होगा। तो यहाँ पर इसलिए इसका जो रेशियो है वो 15:1 आता है। द शेप ऑफ शेपर्ड्स पर्स प्लांट, तो शेपर्ड्स जो पर्स प्लांट है उसको भी अपन यहाँ देख सकते हैं, ट्रायंगुलर ओवेड शेप ओवेड्स इन द शेपर्ड पर्स प्लांट द कैप्सूल अकर इन 2 शेप्स। तो उसका जो कैप्सूल है वो 2 शेप्स में मिलता है, एक तो ट्रायंगुलर होता है दूसरा ओवल होता है। जैसे ये ट्रायंगुलर है, ये ओवल शेप है अंडाकार, और ये ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है ना। द ओवल शेप सीड कैप्सूल अकर्स व्हेन द बोथ जीन्स आर प्रेजेंट इन ए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो ये ओवल शेप जैसे यहाँ पर ये व्हाइट शेप तभी आ रहा था जब ये दोनों होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में थे, तब व्हाइट आ रहा है। तो यहाँ पर ये ओवल शेप तब आएगा जब दोनों होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होंगे, तब आएगा। जैसे अभी ए बी बी ये कंडीशन होगी तब ये ओवल शेप होगा, तो ये ओवल शेप होगा, अन्यथा सारे के सारे क्या होंगे, ट्रायंगुलर शेप होंगे,
ठीक है ना। तो ए का इसका होना दोनों का, चाहे ये होमोजाइगस क्या कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो या दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो, चाहे दोनों हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो, तो सारे की सारे ये ट्रायंगुलर मिलेंगे। जैसे ये क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। जैसे यहाँ अपन देखें ये दोनों हेट्रोजाइगस डोमिनेशन, तो भी ये क्या है ट्रायंगुलर शेप का इसका कैप्सूल है, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों का होना इसके लिए उत्तरदायी है, एक का डोमिनेट होना तो भी इसके लिए उत्तरदायी है, दोनों ही रिसेसिव होते हैं तो फिर ये ओवॉइड मिलेगा परिणाम स्वरूप। तो इसलिए इसका रेशियो 15:1 देखने को मिलता है। अब ये इसका पूरा समरी आ गई कंप्लीमेंट्री की इनहेरिटेंस पैटर्न। एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलीज फ्रॉम ईच ऑफ टू जीन्स नीडेड फॉर ए फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। कम से कम दोनों में से एक जीन उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है। At least one dominant allele from each of two genes needed for a phenotypic expression। दोनों में से कोई नहीं होगा तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। जिसका रेशियो 9:3:3:1 है, जो नॉर्मली वो क्या आता है 9:7 का रेशियो आता है। Recessive epiastesis, homologous recessive genotype at a one locus mask the expression at a second loci, ठीक है ना। तो एक रिसेसिव होते हुए भी दूसरे के डोमिनेंट को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, इसलिए इसको रिसेसिव एपियास्टेसिस कहा जाता है, जिसका रेशियो 9:3:4 आता है। डोमिनेंट एपियास्टेसिस डोमिनेंट एलीट एट वन लोकस मास्क द एक्सप्रेशन एट ए सेकंड लोकाई, जिसका रेशियो 12:3:1 आता है। डुप्लीकेट जीन वन डोमिनेंट एलील फ्रॉम आइदर ऑफ टू जीन्स नीडेड फॉर ए फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, जिसका रेशियो 15:1 आता है, जो अभी अपन ने पढ़ा। डुप्लीकेट जीन्स मतलब दोनों जीन्स का होना या दोनों में से किसी एक का होना उत्तरदायी होता है, जिसके लिए 15:1 का रेशियो आता है। डोमिनेंट सप्रेसर डोमिनेंट एलील एट ए वन लोकस इनहिबिट द डोमिनेंट एलील एट ए सेकंड लोकस, मतलब एक डोमिनेंट एलील दूसरे के डोमिनेंसी को सप्रेस करा है, जिसका रेशियो 13:3 आता है। थैंक यू। तो आपकी जेनेटिक जो इंटरेक्शन है नॉन एलिलिक और एलिलिक इंटरेक्शन ये संपन्न होता है, जिसके अंदर अपन ने एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े थे, और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर अपन ने ये सारे एपिस्टासिस है, सप्लीमेंट्री जीन है, कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है, इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन है, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन है, ये सब पढ़े। तो इसको थोड़ा समझ के करने की कोशिश करें तो आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि जो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है तो वो ऐसा इंटरेक्शन है जहां बायोकेमिकल रिएक्शन से जो स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिएक्शन उत्तरदायी होते हैं, जिससे जाके प्रोडक्ट बनता है, और उसके तहत जो हर एक स्टेप पे जो एंजाइम चाहिए उसके लिए पर्टिकुलर जीन उत्तरदायी होते हैं। तो सभी जीन का प्रेजेंस होना तब जाके उसको परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्ट चाहिए वो बन पाता है, ठीक है ना। तो उसी के आधार पे आप इसको समझ सकते हैं कि कौन कौन से जीन होते हैं जिस वजह से परिणाम स्वरूप ऊपर एक्सप्रेस हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन पर्टिकुलर दर्शाते हैं। अन्यथा जीनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो ऐसा संभव होना नहीं है। तो ये सारा नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है वो डिपेंड करता है ऐसे क्रोमोसोम्स जो इंटरेक्ट कर रहे हैं जो कि एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद नहीं है। द जीन्स ऑफ ए डिफरेंट क्रोमोसोम्स इंटरेक्ट each other is known as a non-allelic interaction. Thank you.